और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज गढ़वाल और कुमाऊं का अप्रत्याशित रूप से एक मंच पर एक साथ मिलन है और ये उस समय की याद दिलाता है हमें जब उत्तराखंड राज्य गठन के लिए आंदोलन चल रहा था 90 का दशक 93-94 में, जब गढ़वाल कुमाऊं का बच्चा बूढ़ा जवान सब एक मत एकजुट हो गए एक मंच पर मिलते थे, तो वो हसीन और वो संघर्ष भरी यादें फिर से ताज़ा हो गई। तो आज कुछ खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने क्या कहें नाम बात क्या कहें, उनके जो काम हैं वही उनके परिचय भी है। और कहते हैं कि जो महान कर्म होते हैं उनकी भाषा मुँह बहुत खामोशी होती है, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ न होने के बहुत कुछ न बोलने के बावजूद बहुत कुछ कह जाती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए उनसे सीधे मुखातिब होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीप जोशी जी। वो सच के साथ संस्था जो है उसके अध्यक्ष हैं और फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं और लंबा चौड़ा उन्होंने जो कार्य अनुभव है वो है। राज्य आंदोलनकारी कमल जी पंत हैं, जो आपने देखा होगा बहुत पहले वो थिएटर वगैरह से जुड़े गतिविधियों में भी शामिल रहते थे और कॉलेज राजनीति में भी रहे। और बसंत जी जोशी भी हैं हमारे साथ, राजनीति से जुड़े हुए भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लंबे समय से वो संगठन में भी है, मौजूदा सरकार से भी जुड़े रहे हैं, जो मौजूदा सरकार का संगठन है भारतीय जनता पार्टी का। और जो पहले भी विचारधारा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या पार्टी से ऊपर की जो विचारधारा राष्ट्रीयता होती है, राष्ट्रीयता की भावना होती है, उसकी वो भावना उनमें प्रबल रही है। तो जोशी जी से एक सवाल की शुरुआत करते हैं कि आखिर आप उत्तराखंड आंदोलन के समय देखें, उत्तराखंड के बाद की स्थितियां देखें और अभी मौजूदा स्थितियां देखें, आपने संस्था के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से भी काम किया है, कितना परिवर्तन देखते हैं तब में, आज से 20-30 साल पहले में और अब में? बहुत परिवर्तन देखा जा रहा है तब से अब तक। उत्तराखंड राज्य आंदोलन जब हुआ था तब हम स्टूडेंट थे, कक्षा 8 में पढ़ते थे। तो एक हमारा जो विजन था, एक कॉन्सेप्ट था पहाड़ी राज्य का, और हमें लगता था कि हर घर को रोजगार मिलेगा। ये सारी चीज़ें नहीं हुई। आज 25 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि खनन और तमाम भू माफिया ये उत्तराखंड में सक्रिय रहा, लेकिन कहीं भी न ईमानदारी हुई न रोजगार हुआ। तो हमें बहुत निराशा है। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड जिस कॉन्सेप्ट को लेके हमने बनाया था, हमारी स्कूलों की छुट्टियां हुई थी, हम तो बच्चे थे, लेकिन हर जो है उत्तराखंड के जो व्यक्ति है उसने इसमें संघर्ष किया था, तो वो उसको जैसे उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं। आज भी कहीं अधूरा रहा है। उस चाह को हमारा उत्तराखंड का हर व्यक्ति देख रहा है कि जो हमने उत्तराखंड राज्य के समय जो परिकल्पना की थी कि ऐसा होगा, तो वो हुआ नहीं। आज भी हमें आस है कि कहीं कोई नया दौर आएगा और फिर से हम अपने सपनों के उत्तराखंड को बना पाएंगे। इसीलिए हम भी समाज की सेवा में संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो सुना आपने सपने थे, सपने कितने पूरे होते हैं, आशाएं अपेक्षाएं और उम्मीदें भी काफ़ी थी, कितने पूरे होते हैं, नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, कहीं सवाल छूट जाते हैं, कहीं रह जाते हैं। और सवाल पूछेगा कौन, जवाब कौन देगा और जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन तय करेगा, ये भी बातें रह जाती हैं। पंत जी, कमल पंत जी भी हैं हमारे साथ। पंत साहब से हमारा सवाल रहेगा कि आखिर आप राज्य आंदोलन के लिए जो अपनी कौन सी अपेक्षाएं आकांक्षाएं थी जो पूरी हो चुकी हैं, और ऐसी कौन सी सपने थे जो पूरे नहीं हुए हैं, और आगे क्या भविष्य के लिए क्या आशाएं हैं? मैं तिवारी जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आज हम इंटरव्यू में, मैं कहता हूँ आज हमारे बहुत बुरी बात है, हमारी विधानसभा में हमारे जो 42 क्या कहते लोग शहीद हुए थे, आज तक उनकी फोटो नहीं लगी है। वो हमारी विधानसभा में हमारे जो शहीद जिन्होंने 42 अपनी जान दी थी, जो शहीद हो गए आंदोलन, उनकी फोटो लगनी चाहिए और उनके सपनों का राज्य बनना चाहिए। मैं इसी बात में, सपने कितने पूरे हुए और कितने नहीं हुए, अभी जो नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, क्या अपेक्षाएं थी जिस समय राज्य आंदोलन लड़ा था? तो मूल संकल्पना क्या थी राज्य की, मूल सपना क्या था, क्या जिस राज्य के लिए राज्य बनाया था उसके अनुसार संघर्ष करा था। जो लोग चुन के गए उन्होंने उसको पूरा नहीं करा, जिसके कारण हमारी समस्या ऐसी की ऐसी रह गई। पर्वतीय राज्य की मूल अवधारणा थी वो क्षीर्ण हो गई। 2-4 नगरों तो में
अभी कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको क्या लगता है कौन सी चीज ऐसी है कि जो अपेक्षाएं थी पूरी हुई हैं और कौन सी ऐसी हैं कि जो अपेक्षाएं थी लेकिन पूरी नहीं हुई? राजधानी का गैरसैंण का जो 42 लोगों ने शहादत दी, मुख्य राजधानी मुख्य है। अगर हमारी राजधानी होती, पहाड़ की राजधानी, पहाड़ हिमाचल में जाओ वहाँ पे पहाड़ की राजधानी पहाड़ में है, जम्मू कश्मीर में जाओ पहाड़ की राजधानी पहाड़ में है, झारखंड में जाओ पहाड़ की राजधानी पहाड़ में है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है रोजगार और व्यवसाय, जहाँ पर कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के होके भी पहाड़ के काम भी नहीं आते, पहाड़ के होती भी नहीं। तो रोजगार और व्यवसाय की दृष्टि राजधानी का मुद्दा ठीक है, वो भी अच्छा है। कहीं ना कहीं अगर पहाड़ में राजधानी होती, रोजगार व्यवसाय भी होते और पहाड़ के मुद्दे भी हम अपने सामने उठा सकते थे। तो देहरादून कहते हैं कि दूर पड़ गया, दूर हो गया वैचारिक रूप से भी और आप कहें अन्य रूपों में भी। तो जो मूल संकल्पना रोजगार व्यवसाय की थी, पहाड़ की जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की थी, पहाड़ में पर्यटन तीर्थाटन की भी थी, मुद्दे बहुत सारे थे, गंगा संरक्षण का भी मुद्दा था और ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। हम बात करेंगे रोजगार और विकास के मुद्दे पे। रोजगार और विकास के मुद्दे पे क्या कहेंगे आप, जो सपने देखे गए थे उस समय कि हमारा जो रोजगार और विकास होगा वो यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार होगा, विकास की अवधारणा आगे बढ़ेगी, वो कितनी किस हद तक पूरी हुई है या नहीं हुई? वो तो अभी पूरी नहीं हुई है। वो जब भी पूरी होगी जब उत्तराखंड के असली लोग जो हैं चुन के वो लोग जाएंगे जिनको उत्तराखंड की भावना होगी। आज वो लोग हैं जो दिल्ली के वो हैं मुनीम, वो लोग यहाँ चुन के आ रहे हैं, वो कहाँ से यहाँ का विकास करेंगे? विकास तो वही करेगा ये है, ये लोग चुन के जाएंगे। जिम्मेदार हम लोग सबसे बड़े हैं, हम लोग और जनता जिम्मेदार है, जिनने आज ऐसे लोगों को चुन के भेजा है, सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं, हम लोग। तो राजनीति जो क्या आपका कहना ये है कि राजनीति ने आज की आम जनमानस को एक भ्रम और मोहजाल के चौराहे में खड़ा कर दिया है कि जहाँ जनता की समझ में नहीं आती है डाउन खेला जाए तो किस पे खेला जाए और हम खुद किस दिशा में जाएं? क्या हम राजनीतिक शून्यता और राजनीतिक विकल्पहीनता या लोकतांत्रिक विकल्पहीनता के चौराहे पे खड़े हैं? क्या आपका ये कहना है? हाँ, यही कहना है मेरा ये कहना है कि नए लोगों को, जो नए लोग हैं जो क्षेत्रीय भावना से जुड़े हैं, क्षेत्रीय पार्टी से यहाँ पे लड़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना है। विकल्पहीनता से क्या मतलब हुआ? विकल्पहीनता का मतलब होता है कि तमाम पार्टियों को संविधान में कहीं पार्टी का तो जिक्र नहीं है। हमारे उत्तराखंड में 70 विधानसभा सदस्य चुने जाने हैं, तो आप किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को चुन के भेजिए, वो सरकार बना सकते हैं। संविधान में पार्टी का तो जिक्र नहीं है, तो हम अपने बीच से एक जनप्रतिनिधि चुन के क्यों नहीं भेज सकते कि हम जो एक मतलब जैसे मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। चलो राष्ट्रीय स्तर पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जैसे हम किसी दूसरे के नाम पर वोट देते हैं कि या किसी पार्टी विशेष के नाम पर गलत आदमी को वोट देते हैं, ये तरीका तो गलत है। जनता में जागरूकता का एक विषय है कि देखो संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि पार्टी इम्पोर्टेंट है। 70 विधानसभा चुनने हैं, उन्हीं में से हमारा सीएम सब कुछ चुने जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों को चुने, न कि पार्टी बेस के आधार पर। जब तक ऐसा नहीं होगा फिर दूसरे लोग ही हम पर राज करते रह जाएंगे और उत्तराखंड ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों, पार्टी और दलगत भावनाओं की बजाय और व्यक्ति विशेष की भावनाओं की बजाय अगर हम ईमानदार और कर्मठ और जुझारू और सक्रिय जो कार्यकर्ता हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको तवज्जो दें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रीय हितों से या राष्ट्रीयता से ऊपर या राष्ट्र से ऊपर नहीं होती है। बातों के सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और हम जो यहाँ पे बसंत जी जोशी हैं, उनका तो लंबे चौड़े समय से वो राजनीति से, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि आप कितना बदलाव देखते हैं 1990 के दशक में, जब बच्चा बूढ़ा जवान, क्षेत्र विशेष का भी ये मुद्दा नहीं था। उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग, बच्चे बूढ़े जवान, एक मत एकजुट होकर एक मंच पर खड़े हुए थे सामुदायिक और संगठनात्मक हितों के लिए राज्य के। वो कितने पूरे हुए हैं, वो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं या सपने कितने पूरे हो गए हैं और कितने रह गए हैं, और आगे की रूपरेखा या आगे का जो रोड मैप है, दशा और दिशा है राज्य की, वो क्या रहेगी? धन्यवाद तिवारी जी। मेरे साथ
कमलपन जी, आपका धन्यवाद। आपने 2 शब्द मुझसे कहने को बोला। मैं अपना अनुभव और अपना पहाड़ के प्रति, उत्तराखंड राज्य के प्रति कुछ जो जिम्मेदारियां हम पर हैं उसके संबंध में कहते हैं। जैसे ही आपका और मेरी भी चर्चा हो रही कि अगर इच्छा शक्ति हो तो एक आदमी भी 100 आदमी पर भारी पड़ जाता है। चाहे अभी हमारे भारत में राज्य की बात कहती कि भाई मुगलों ने और उन्होंने ये बात की थी कि भाई हमारे वो एक राजा ने सैकड़ों अन्य राजाओं को पराजित किया। तो इसी संबंध में मैं कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो मैं सिर्फ कहूँगा कि जो हमारे पर्वतीय पहाड़ की बात कहूँगा, अभी वर्तमान में हम अपने जंगलों को नहीं बचा पा रहे हैं। अन्य बातें तो छोड़ो, आर्थिक समृद्धि की बात, वो जो आंकड़े हैं या जो सरकार कह रही है वो उससे मैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है अगर जीवित रहना है इस उत्तराखंड में, जिन हमारे पूर्वजों ने जो उत्तराखंड को समृद्ध बनाने की जो व्यवस्था बनाई थी वो आज उसका ह्रास हो गया है, क्योंकि सारे लोग नाम का उत्तराखंड है आज सब बाहर गए हैं। दूसरा, देखिए, जीवन जीने के लिए हमें पानी और हवा की आवश्यकता है, अन्य उसके बाद है। हम हमारा पर्वतीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र कोई भी कहो, आर्थिक विकास के चक्करों में अन्न और पानी और हवा के संबंध में बिल्कुल शून्य की ओर जा रहा है। जंगल जल चुके हैं, जो जानवर हैं वो शहरों की ओर आने के हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा ही किया जा रहा है ना। प्रदूषण की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अत्याधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता सोच रहे हैं, जबकि ये जीवन जीने की शैली नहीं है। ये तो ऐसो आराम और अपनी अनंत इच्छाओं की कामना है इनकी। अगर वास्तविक रूप से सभी सुखी का जो संकल्प लिया जाए तो पहले हमें अपनी नदियों को संरक्षित करना जरूरी है। जिस गंगा जी को चिरंजीवी लंबे अवधि तक के लिए बोला गया था, तो वो आज गंगा सूख रही है, जल बिल्कुल सर हो गया है। सरकार की कई योजनाओं की जो बोला सौर ऊर्जा न वो वैकल्पिक ऊर्जा की जो पनबिजलियाँ चल रही थी वो बंद होने के कगार में है। हमारे जो पुराने पूर्व छोटे छोटे नौले धारे थे वो सूख चुके हैं, तो हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं बताइए। एक चीज और निकल के आती है, वो बहुत बड़ी चीज भी है, बहुत गहराई से जुड़ी हुई भी है, लेकिन उसी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो चीज है कि यहाँ का विकास, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, यहाँ के जो भी चाहे वो भौगोलिक संसाधन है, उससे यहाँ के रोजगार विकास को जोड़ना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। पर्यटन तीर्थाटन भी यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियों में अनुकूल होना चाहिए था, वो भी अव्यवस्थित, अनियोजित और बेतरतीब ढंग से हो रहा है। तो क्यों रोजगार व्यवसाय, हम यहाँ के जो संसाधन हैं उनको रोजगार व्यवसाय से नहीं जोड़ पाए? तीर्थाटन पर्यटन है, उसको जिस ढंग से रोजगार व्यवसाय से जोड़ना चाहिए था उस ढंग से नहीं जोड़ पाए। और जो कुछ चल रहा है ये कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्या विजन है तात्कालिक रूप से भी और दीर्घकालिक दूरगामी रूप से इसके परिणाम क्या होंगे, ये विजन पता नहीं चल रहा है कि सरकार किस रूपरेखा को लेकर, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हों, वर्तमान सरकारें हों, मतलब कि उनका क्या जो एक वो होता है दूरगामी रूप से दूरदृष्टि होती है, वो दूरदृष्टि उनकी है क्या? देखिए साहब, सबसे पहले मैं कहूँगी हम अपनी परंपराओं से हट गए हैं। जो हमारे पैतृक परंपराएं थी, जिससे हमारा उत्तराखंड का नाम था, जो यहाँ की धरोहर थी, वो उसका ह्रास हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर यदि हम बाहरी सभ्यताओं को, बाहरी परिस्थितियों को अगर अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में अगर उसका अनुसंधान करेंगे तो उसका विकल्प पतन की ओर ही होना है। अगर मंदिर को हम तीर्थाटन बना देंगे, पर्यटन बना देंगे, तो फिर कहाँ हमारी परंपरा रही, कहाँ हमारे जो पूर्वजों का जो सपना है वो कहाँ रहा, जो हमने जो किया था वो कहाँ है? क्योंकि हमारे लोगों को तो उसमें रोजगार, सब बाहरी लोग हैं उसमें, और सारी व्यवस्थाएं बाहर लोगों की चलती है। अब देखिए, अभी आबादी बढ़ी, पर्यटन बढ़ा, तो सारा नंबर वो जो मिलावटी जो खाद्यान्न है वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है। तो कैसे पहाड़ स्वस्थ रहेगा, कैसे जीवित रहेगा? न पानी की व्यवस्था सबको संपूर्ण हो पा रही है, क्योंकि जल स्रोत घूमते रह रहे हैं, हवा दूषित होती रह रही है, कैसे स्वस्थ रहेगा? अन्न उत्पादन बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमें तो पहले अन्न और जल और हवा की सोचनी है, उसके बाद अन्य परिकल्पना चलेंगे, ताकि जीवन रहेगा तभी तो उन सुविधाओं का उपभोग कर पाएगा कोई भी। अच्छा,
ये जो बाहर के लोग आते हैं उन्हें तो क्षण भर की सुविधाओं के लिए आते हैं, अपना पर्यटन किया, घूमा फिरा, चल दिए। लेकिन स्थितियाँ तो खराब होती जा रही है ना, भूधसाव, भूस्खलन। और ये इस ओर यदि हम अपने पहाड़ों को, अपने जंगलों को, अपने स्थानीय जो अभी भी जो वहाँ पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनकी ओर अगर ध्यान नहीं देंगे, उनका उचित ढंग से उनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये नहीं लगता है कि हमारी नदियाँ सुरक्षित रह पाएंगी, हमारे जल स्रोत सुरक्षित रह पाएंगे, हमारा पहाड़ सुरक्षित रह पाएगा, वहाँ के लोग सुरक्षित रह पाएंगे। तो दोस्तों सुना, दुश्वारियां हैं, समस्याएं हैं, विसंगतियां हैं, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ आशाएं, अपेक्षाएं रह जाती हैं, और वो क्यों रह जाती हैं और क्या आगे की राह होगी, ये भी बात है। तो चलो आगे की राह क्या होगी, अब समाधान पे ही बात करते हैं। जो दुश्वारियां, विसंगतियां, चुनौतियां हैं वो हमेशा रहेंगी, लेकिन उनको कम से कम किया जाए और समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए, तो वो भी हम बात करेंगे। तो समाधान की राह क्या होगी, कैसे फिर से हम एकजुट एकमत होके, गढ़वाल, कुमाऊं हो या जौनसार हो, उत्तराखंड का जो मूल पहाड़ी है, जिसने शहादतें दी, जिसने गोलियां खाई, लाठी डंडे खाए, अपना घर परिवार तबाह होते हुए भी देखा, और आज लोग, बाहरी लोग यहाँ पे आके अगर हम पे काबिज हों, जिन्होंने इस राज्य के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया, ये भी सवाल रह जाता है। सवाल कहीं है, लेकिन समाधान की राह अब आगे होगी तो होगी क्या, और कैसे फिर से वो उत्तराखंड एकजुट एकमत होके एक मंच पे आएगा। हमारे साथ जोशी जी एक एक करके वो हम समाधान की राह पे बात करेंगे। सबसे पहले आप बताएं, दीप जी जोशी हमारे साथ हैं, वो समाधान की राह क्या होगी, अब क्या रह गया है आगे के लिए। चलो आज तक जो हुआ, पहले तो तिवारी जी, हमने जो है ना अपने उत्तराखंड की सरकार चुननी है। आज के मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं कि दिल्ली से प्रायोजित हैं, उनको कुर्सी बचाने से ज़्यादा हुआ है। हमारे बाहर के लोग, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, कितने लोग यहाँ उत्तराखंड में राज्य मंत्री भी हैं, और ये हैं कितने अच्छे अच्छे उस पर हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ के लिए, और मुख्य पदों पर भी उन्हीं को बैठाया जा रहा है जो बाहर के हैं। सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जो हमारे संस्कृति से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को यहाँ के जिम्मेदार पदों पर आना चाहिए। जैसे सांस्कृतिक जो भी पद है, आप देखेंगे कहीं से कहीं बैठाया हुआ आदमी। सबसे पहले तो हमारे जो उत्तराखंड के मतदाता को जागरूक होना है। जागरूक मतलब ये है कि आप चुनावों में देखते होंगे, ये कहने वाली बात है कि आप मतलब पैसे लेके, साड़ी लेके, कुकर लेके, ये लेके, वो ऐसे जो वोट देते हैं आदमी ना, उसको नहीं चुनना है। हमारा एक जगह एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि मतदाता सोचता है इसके बाद तो पैसा नहीं, ये नहीं जीतेगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चुनाव पैसे से नहीं होता है लोकतंत्र में ना। तो हमें ये देखना है कि अच्छी सरकार, अच्छे जनप्रतिनिधि पहले चुनने हैं। अगर हम अच्छे जनप्रतिनिधि भी चुनेंगे ना, तो सरकार कम से कम दबाव में रहेगी। अगर हम किसी के नाम पे एक वोट दिए जाएंगे तो उन पे तो दबाव भी नहीं रहेगा। फिर कोई वो अपनी मनमर्जी करेंगे, खनन हो, कुछ भी हो। देखो पूरी नदियाँ, गरुड़ गंगा, हमारे जोशी जी गरुड़ से हैं, पूरी जेसीबी चली है। जोशी जी गलत कह रहा हूँ? गरुड़ गंगा में तो पता ही नहीं है गरुड़ गंगा का। तो ऐसे क्या उत्तराखंड बचेगा? रोजगार, ये सब विषय तो हैं पहले, लेकिन जीने के लायक तो छोड़ो। जीना पहले है, तब फिर रोजगार। गरुड़ गंगा में जेसीबी चलना शर्म की बात है। तो कौन चला रहा है? और आप कागजों में देखेंगे नहीं चलाएंगे। आप देखेंगे कि पूर्व हमारे जो वर्तमान सांसद है, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, लेकिन नहीं माना किसी ने। तो ये चीजें हैं, जब तक हम ओरिजिनलिटी को मानते नहीं हैं, तो कागजों में जो हो रहा है वो अलग है। वो तो कागज, आप कल जाएंगे सचिवालय से, आपको पूरे कागज मिल जाएंगे, सब बढ़िया है, लेकिन जो हकीकत में वो अलग है। पहले ये है कि कहाँ से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, जब हम पैसा लेके, शराब पी के या दूसरी चीज़ों के प्रलोभन से वोट देते हैं, तो उसको हमें बंद करना है। जब ईमानदार प्रत्याशी चुनेंगे, ईमानदार सरकार बनेगी, नीचे अपने आप ईमानदार हो जाएगा। हम पटवारी को दोष दे रहे हैं ना। पहले तो हम अपना एमएलए भ्रष्टाचार से चुनते हैं कि ये उसका आदमी है, मेरे पास 100 वोट है, उसके पास 50 वोट है। ऐसे जब चुनाव में कहा जाता है, कोई कैसे कह सकता है कि उसके पास 100 वोट है? क्या हम भेड़ बकरी हैं? जो ये सच के साथ संगठन उत्तराखंड में एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएगा मतदाता के लिए कि आपको कैसे वोट करना है। आपको किसी कहने पे नहीं वोट करना है। जो ओरिजिनल है, जो उत्तराखंड के हितों के लिए काम करेगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको देख के वोट करना है। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ये पैसे वाला नहीं है, तो ये तो पहले ही बाहर है। और उसका देखो, आप पैसा खर्च करके आदमी जीतता है, फिर पैसा ही कमाता है। आप देखो इनके जो विधायक हमारे बन जाते हैं एक बार, और करोड़ों अरबों की संपत्ति है। कोई जांच कर पाएगा उत्तराखंड में? नहीं कर पाएगा। आप एक बार के विधायक को ही देख लीजिए,
अगर नहीं होगा तो तब बताना। तो इसलिए सबसे पहला विजन तो यह है कि हमें अपने आदमी उत्तराखंड के चुनने हैं, वहीं से शुरुआत होगी। हमारी संस्कृति भी बचेगी, हमारी सभ्यता भी बचेगी, हमारी नदियां भी बचेंगी, हमारे जल और जंगल भी बचेंगे। तो दोस्तों बात एक समाधान की राह ये भी निकल के आई कि जनता जागरूकता, क्योंकि लोकतंत्र में लोक मतलब जनमानस ही होता है, तंत्र मतलब शासन प्रशासन होता है। सरकार बदली तो जनता जनार्दन को जो दलगत स्वार्थ होते हैं या व्यक्तिगत क्षुद्र कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों की राजनीति होती है, उस राजनीति से ऊपर उठकर स्वच्छ कर्मठ और ईमानदार छवि वाले लोगों को आगे भेजना होगा जनप्रतिनिधियों के रूप में, चाहे छोटे स्तर पे हो, पंचायती स्तर पे हो, नगर स्तर पे हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो, या विधानसभाओं के स्तर पे हो। तो जो और विवेक, जागरूकता का मतलब विवेक है, जनता का विवेक होना चाहिए मतदाता का, वो कि भेड़ तंत्र का हिस्सा बनने के बजाय वो सही देखे, सही और गलत क्या है, उसमें विवेक जगना बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थ होते हैं, उनसे ऊपर। कहना चाहूंगा मैं तिवारी जी ना, जो हमारा माननीय चुनाव आयोग है, हमें राइट टू रिकॉल का भी राइट होना चाहिए। अगर वर्तमान में नहीं है तो एक व्यापक व्यवस्था है भारत सरकार लेवल की, लेकिन वर्तमान में अगर नहीं है तो हम कम से कम ईमानदार कर्म जो है अपने प्रतिनिधि चुने। कोई भी, आपने सही कहा, चाहे विधानसभा स्तर हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, प्रधान स्तर पर हो, लेकिन हम अपनी सरकार जो उत्तराखंड की वो भी ईमानदार चुनते हैं तो आगे पूरा ईमानदार होने की संभावना पूरी है। आप आज गाँव में देखते होंगे ना कि जो भी प्रधान बनते हैं उनसे, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो फिक्स है कि काम होता है तो इतना % देना है उन्हें। ये क्यों है देना? आप कोई भी, मैंने एक दिसंबर हमारे कोई दिल्ली से आए थे, वो प्रधान बने ना, तो वो बहुत ईमानदार थे, लेकिन उनका भी काम नहीं चला। उन्होंने कहा कि ये % तो देना ही है, नहीं तो नहीं होगा, पास ही नहीं होगा वो काम। तो ये चीज़ें क्यों हैं, क्यों देनी है, ये किसको देनी है? तो जगह हमारे टाइम में एक लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री होते भी उनके पास कश्मीर जाने के लिए कोर्ट नहीं था। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज का एक विधायक भी है, देखो, अरबों खरबों का मालिक। तो ये % कहाँ जाता है, ये क्यों देना है? ये मतलब एक जो हमारे विकास कार्य के लिए काम आया है, उसमें क्यों देना है? तो ये चीज़ें समाप्त कब होंगी? जब जनता जी को उसको सीधा कुर्ता पैजामा क्यों बनाया एक जनप्रतिनिधि का? वो नौकर थोड़ी है। आपको नौकरी करनी है, आपको सैलरी चाहिए, तो आप IAS PCS बनिए ना। आप जनता के प्रतिनिधि बन रहे हैं, कुर्ता पैजामा हमारा भेष है। तो इसीलिए है कि हम सादा रहें। और विधायकों के देखो तनख्वाह, पेंशन, क्या आवश्यकता है? क्या राज्य मंत्रियों की क्या आवश्यकता है? क्या करते हैं राज्य मंत्री, आप बताइए। तो दोस्तों देखा आपने, कुछ चीजें और भी निकल के आई। उसमें से एक सवाल ये भी है कि भारत में जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप जो कंट्रीज हैं, वहां पे देखेंगे तो वहां पे राइट टू रिकॉल का भी है, और नोटा को भी पूरा वरीयता, नोटा को भी एक प्रतिनिधि ही माना जाता है। अगर वो विजेता होता है तो उसको ही, उसके नाम पे किसी आदमी को सार्वजनिक सहमति बना के उस नोटा की जगह पे प्रतिनिधि। लेकिन भारत में वो नाम मात्र का है, राइट टू रिकॉल तो है ही नहीं, नोटा का कोई वजूद है ही नहीं, वो खाली एक फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, वो भी बात है। तो जाहिर सी बात है कि जो, और एक चीज और भी निकल के आई कि और कुछ बड़े न बड़े प्राइवेट सेक्टर में देखें, 2005 में भी 5,000 8,000 से शुरुआत होती थी, 12 घंटे की ड्यूटी, आज भी वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन जो विधायक हैं, सांसद हैं, उस समय उनके 8-10 हजार जो वेतन होती थी, आज 3 लाख तक पहुंच चुकी हैं। तो ये भी एक सवाल है कि, और एक विधायक की और एक सांसद पे जो खर्चा है, आप जान के चौंक जाएंगे। एक विधायक पे प्रति महीने 22 लाख रुपए खर्च होते हैं, एक सांसद पे तकरीबन 40 लाख खर्च होते हैं। उसका कहां से कौन जवाब देगा, कौन वो करेंगे? क्यों होनी चाहिए? विधायक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, क्यों होनी चाहिए उनकी सैलरी? हमारे प्रतिनिधियां गए हैं, देखो उनका आवास फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो सैलरी क्यों होनी चाहिए? वो लोग आ गए हैं, आप नहीं तो नौकरी पे जाइए, सब सुविधा है। और दिलचस्प बात यह है कि उनको कोई दायित्व है नहीं। जैसे नौकरी में 6-8 घंटे 10 घंटे होता, कुछ नहीं है। वो बमुश्किल जो सदन के सत्र लगते हैं, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, वर्षाकालीन, उसमें भी हाजिर नहीं रहते। उनके 100% प्रेजेंटेशन उस समय भी नहीं रहती। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सेवा है। तो साल भर की बात की दूर की कौड़ी है। चलिए पंत जी से भी हम सवाल, पंत जी बताइए समाधान की राह क्या होगी? ये भी बात निकल के आई कि ये चीजें, विसंगतियां दूर करनी पड़ी। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसी चीजें हैं अब भी बची हुई कि फिर से हम उत्तराखंड को पुनर्जीवित करें, और जैसा हम उत्तराखंड चाहते हैं वैसा बनाने के लिए अब
ये है कि समय काफी निकल चुका है। उत्तराखंड शैशव काल से भी गुजर चुका है, युवा अवस्था में भी आ चुका है, युवा अवस्था से भी गुजरने वाला है। लेकिन वो विकास जो बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो विकास कहीं दिखाई नहीं देता है। सवाल ये है कि अब समाधान की राह क्या रह गई है, कैसे। और मुख्य प्रश्न ये है कि आज हम जाति, वर्ग, समाज, राजनीति के नाम पे आदमी आदमी को, परिवार परिवार को, समाज को बांट दिया गया है। तो अब सवाल ये कि हम एकजुट, एक मत होके एक मंच पे अपने सामुदायिक और संगठनात्मक हितों के लिए कैसे आ सकते हैं। क्या करें हम कि फिर से वो उत्तराखंड जो जिसने आंदोलन लड़ा था, वो पहाड़वासी, कुमाऊं, गढ़वाली और जौनसारी वैसे ही एक हो जाएं जैसे वो 1990 के दशक में थे। हाँ, वो जो बंट गए हैं आदमी आदमी के नाम पे, वो राजनीति उसके कारण उनको बांट दिया गया है। कैसे उनको सामुदायिक और इस राज्य के हितों के लिए एकजुट, एक मत और एक मंच पे खड़ा किया जाए, क्या किया जाए ऐसा। उसके लिए हमने जनून जो यहाँ की मुख्य समस्या है उनको हल करना चाहिए। और ईमानदार और सच्चा जो हमारा उत्तराखंड का ईमानदार और नया है, जिसके पर कोई कानूनी उस पर मुकदमे, और वही ईमानदार सच्चा आदमी जो है, जो स्वच्छ छवि का आदमी है, उसको चुनना चाहिए। तो सवाल पंडित जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, सवाल ये भी है, स्वच्छ छवि वाली इन्होंने बात कही। यहाँ तो स्थितियां ये हैं कि एक जो IAS या UPSC में जाता है, वो भी यही कहता है कि मैं राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, पर्यावरण सेवा के लिए, सृष्टि के हितों के लिए मैं जा रहा हूँ UPSC में। लेकिन जैसे वहां जाता है 5-10 साल में, 2-4 साल ठीक रहता है, उसके बाद 5-10 साल में वो भी उसी राह पे चल पड़ता है जो नोट और लूट तंत्र की जो अवधारणा है। वैसे राजनीति में भी है, जो ईमानदार भी रहता है राजनीति में, ऐसा क्या हो जाता है कि 5-10 साल में भी उस पर राजनीति का वही रंग चढ़ जाता है, और वो भी उसी रंग में रंग के और उसी जो देश के सत्ता सियासत की दलाली करते करते संसाधनों की नीलामी पे शामिल हो जाता है। ऐसा क्या हो जाता है? ईमानदार हम किसको कहें, और क्यों ईमानदार आदमी भी वहां जाके वैसे ही हो जाता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार चुने, दोबारा उसको मौका नहीं दें। फिर नया जो ईमानदार अच्छा आदमी उसको चुन के भेजें। जो एक बार चलेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, उसको दंड मिल जाएगा, अगली बार से अपनी व्यवस्था अपना भी सही हो जाएगी। हमारा क्या है, बार बार रिपीट करना, जिससे क्या है उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो भ्रष्टाचार सब करते हैं, उनका क्या, हम ही हैं, ये है। हमने ईमानदार और सच्चा आदमी देखना है, जिसके पर कोई केस नहीं है, और वो सच्चा नए आदमी को चुन के भेजना है, उसको परिवर्तन करना है, उसको सीधे गद्दी से 5 साल के बाद हटा देना है। तो दोस्तों एक चीज और निकल के आई है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कहा भी जाता है कि जब भ्रष्टाचार ही आचार विचार, शुचिता और संस्कार बन जाए, तो फिर सवाल कौन किस रूप में कहाँ करेगा। और जब खुद जिससे सवाल पूछे जाने चाहिए, जो सवाल का जवाब देगा, वही जब कटघरे में खड़ा होता है, तो फिर सवाल का जवाब देगा कौन, पूछेगा कौन, ये भी सवाल रह जाते हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते अब बसंत जी जोशी हैं, उनसे भी हमारा सवाल ये रहेगा कि जो जैसा भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा नासूर है। कहते हैं कि वो पहले फोड़ा था आज़ादी के वक्त, उसके बाद वो नासूर बना, अब तो कैंसर ही बन चुका है वो। तो इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए? भ्रष्टाचार जो मैं बता रहा हूँ, ईमानदार आदमी जब राजनीति में जाता है, वो प्रशासनिक सेवाओं में जाता है, वो भी भ्रष्टाचार की राह में 5-10 साल में रंग जाता है। तो क्या हो सकता है, कैसे रोका जाए इस भ्रष्टाचार को, इस राज्य को कैसे बचाया जाए, और कौन बचाएगा इस राज्य को? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपना व्यक्तिगत विचार है कि जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हो वो स्थानीय और मूल हो अपने क्षेत्र से, और उसमें कुछ करने गुजरने की इच्छा शक्ति हो, और उसका पूर्व जो निर्वाचन होने से पूर्व उसका इतिहास देखा जाए कि भाई उसने वास्तव में अपने इस दायित्व को संभालने से पहले कुछ ऐसे काम किए हों जो समाज को कुछ दिखता हो। तो ऐसे आदमियों को अगर यहाँ चयन करके आएंगे तो वो जरूर अपने तन मन, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी धन भी व्यय करते हैं कि भाई समाज और जनता मेरी आगे वो रहे, खुशहाल, मतलब सुविधाओं की ओर आए। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग हैं जो मतलब कि मतलब ये इच्छा शक्ति वाले।
क्योंकि उनको धन बल या जो भी समझो जो वर्तमान भौतिकवादी व्यवस्थाएं चली हैं, स्वच्छ छवि वाला भी धीरे धीरे उस व्यवस्थाओं पर पहुंच चुका होता है। इसका मूल हमें ये चाहते हैं कि स्थानीय स्वच्छ और साफ सूची वाला व्यक्ति निर्वाचित करके भेजा जाए। तो एक सवाल और भी है, युवाओं का सबसे, चाहे वो दुनिया में क्रांतियां हुई हैं, राजनीतिक क्रांतियां, सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं व्यापक स्तर पे, उसमें युवाओं का सबसे बड़ों का मार्गदर्शन और युवाओं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है। जी। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा युवा या तो शराब में व्यस्त है या पबजी और ड्रीम 11 में व्यस्त है, जब उसको सामाजिक सरोकारों से, पर्यावरणीय सरोकारों से, यहाँ के जो रोजगार व्यवसाय से जुड़े पर्यटन तीर्थ, किसी मुद्दे से कोई लेना देना है ही नहीं ज्यादातर युवाओं को। तो युवा जब बदलाव की डगर पे नहीं चलेगा तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही सुंदर और मेरे मन की बात कही। जो जिन स्थानों में भ्रमण किया मैंने, मतलब भ्रमण का आना जाना आवागमन रहता है, वास्तविक रूप से एक शिक्षा, उच्च शिक्षा या सामान्य शिक्षा, उच्च, आजकल तो न्यूनतम अधिकतर उच्च शिक्षा की बात होती है। शिक्षा ग्रहण करते करते ही वो इस आगोश में आ जाते हैं, नशा और अपने परंपरा, पैतृक व्यवस्थाएं और राज्य की व्यवस्था कैसे होगी और जीवन यापन करना है तो किस ढंग से करना है, ये उनके दिमाग से सब हट चुका है। सिर्फ आर्थिक रूप से धन कैसे आए और हम मस्त कैसे रहें, हम मानसिक रूप से स्वतंत्र रहें, तो उसमें उन्हें नशे की आवश्यकता होती है। और नशा सबसे वो नुकसानदेह या विनाशकारी हमारे उत्तराखंड के लिए बना है। लगभग हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी देखा है, और जुए में भी धकेला जा रहा है। अरे ऑनलाइन जुए होते हैं। हाँ, ये क्रिकेट के जो चल रही ऑनलाइन जुआ तो है भाई। क्रिकेट में इसके अलावा 100-200 प्लेटफॉर्म और हैं जहाँ जुआ खेले जाते जुआ हैं। युवा दिन भर बस उसी में मादक पदार्थों में जो आए दिन पुलिस देखती है कि कितना पकड़ा गया, इतना मादक पर, तो यहाँ इतनी शराब, इतना वो। लेकिन युवाओं को पटरी पे कैसे लाया जाए? वो सामाजिक सरोकारों के लिए लड़ें, पर्यावरणीय मुद्दों के लिए लड़ें, वो नैतिक मूल्यों के लिए लड़ें, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के लिए लड़ें, कैसे उनको आगे? देखिए, अभी जो मैंने देखा वर्तमान में जितने भी युवा चलते चलते वो पुलिस की डर से हेलमेट पहनते हैं, उसके बाद आगे जाके उतार देते हैं। निरंकुशता आ गई है और सोच दूसरी ओर बदल चुकी है उनकी। क्यों? कि उन्होंने ये देखा कि भाई कानून हमारा क्या कह रहा है, हमारी व्यवस्थाएं क्या थी, सरकार क्या कह रही है, हमारे हित के लिए कह रही है। वो अपना हित चाहते हैं कि भाई जिसमें उनको आनंद आ रहा हो, क्योंकि युवा अवस्था है, युवावस्था में वो आगे पीछे की कोई भी सोच वो रखते नहीं है, अपने माँ बापों की, अपनी परंपराओं की, अपने के नाम की जो भी उच्च पदस्थ या जो भी लोग हों, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। वो व्यक्तिगत अपना जीवन स्वतंत्र जीना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी भूल हो चुकी है आज के युवाओं में। तो क्या संदेश है युवाओं? देखिए, थोड़ा सा सरकार को तो सख्ताई लानी पड़ेगी इसमें। ये जन जागरूकता से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम 90 से जन जागरूकता कर रहे हैं। 2000 से हमारी सरकार, माँ बापों की भी जिम्मेदारी बनती है जो उनको फालतू खर्चा दे रहे हैं। सबसे कमी तो माँ बापू की है, क्योंकि वो बच्चा जो कह रहा है उसको तत्काल देते रहे हैं। पहले जूता चाहिए था, तत्काल नहीं मिल पाता था, क्योंकि जनन हिसाब देखो, थोड़ा कानून का, जैसे भाई हेलमेट पहनते हैं और पुलिस छोड़ के फिर वो हटा देते हैं, तो कानून का भय भी बहुत जरूरी है। क्योंकि माँ बाप संस्कार तो देते हैं, लेकिन वो ममता होता है बच्चों का, उनके पास पैसा होता है, माँ बाप आज तक तो पैसा कमा रहे हैं क्योंकि सरकार ने नौकरी दी है या अन्य स्रोतों से उन्होंने पैसा कमाया। आने वाले समय में ये जो पैसा आसान नहीं होगा, क्योंकि रोजगार कम है, वेतन 8, 10, 15 तक की सीमित है, तो कहाँ से अपनी व्यवस्था कर पाएंगे? हाँ, लेकिन तिवाड़ी जी ऐसा है ना, देखो बच्चों को संस्कार देना जरूरी है। संस्कार जरूरी, हम अपने धार्मिक संस्कार बिल्कुल नहीं देते, कुछ नहीं। जैसे आज हम हिंदू हैं, कितने बच्चे हनुमान चालीसा जानते हैं? नहीं, हम पूजा पाठ तो खत्म हो गया, वहाँ से गड़बड़ है। सरकार कितना रोकेगी किसी को, बताओ? देखो वो बाहर कैसे रोक सकते हैं? लेकिन जो अच्छे घर हैं, जो संस्कारवान घर हैं, उनके बच्चे आज भी नशेड़ी नहीं है। क्यों? उनको क्या सरकार का ही डर है? देखिए, हम जो यहाँ पर अपराध नहीं करते ना तिवाड़ी जी, 99% तो है कि हम अपने धर्म को विश्वास करते हैं, इसलिए कि ये अपराध है, ये पाप है, धार्मिक भय, ये ज्यादा हमें रोकता है ना। हाँ, धार्मिक भय रोकता है। चतुर आदमी तो कानून से बच के कुछ भी कर लेगा। एकदम सरकार के भय से ही सब कुछ नहीं होना है। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, मुश्किल है। आज हम खुद ही वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं, माँ बाप अपने छोट में कहे रहते हैं, बच्चों को आया देख रही है, उसको पता ही नहीं, पैसा पैसा पैसा। जब तक समाज ये पैसे
पैसे की वरीयता हो। एक टाइम ऐसा था कि अगर किसी ने गलत काम से पैसा कमाया है, आदमी उसके घर का पानी भी नहीं पीते थे। मेरे गांव की सभ्यता आज भी याद है। गलत करने वाले के घर को बिल्कुल निमंत्रण में नहीं बुलाया जाता था, उसके घर का पानी नहीं पिया जाता था। लेकिन आज हम ये नहीं देखते कि आदमी ने कहाँ से पैसा कमाया, पैसा है तो सब कुछ उसका, कहेंगे ये बहुत उसके बढ़िया पीछे। चलो यहाँ तो तक ये जब तक ये पैसे की वरीयता हो, ये सब समाज का ही खेल है। वहीं से भ्रष्टाचार को भी कम होना है। जब हम जो है इसको वरीयता देंगे, संस्कार को वरीयता देंगे, पैसों को हम उतना वो नहीं देंगे, दूसरे नंबर पर रखेंगे, तब ये संभव है। लेकिन अभी जब हम समाज आज इस ओर ही चल रहा है, ये जनता ही परिवर्तन कर सकती है। सरकार इसमें क्या कानून बनाएगी? नशा नहीं करना है, कानून बनाया हुआ है, इसमें एक आदि ये वो चरस सब बैन है, लेकिन फिर भी पी रहे लोग। कानून अपनी जगह काम कर ही रहा है ना, नहीं क्या करेगा वो तो? ये आपने ठीक कहा, लेकिन साहब मैंने जहाँ जहाँ देखा, पहले हमारे समाज का और हाँ समाज का भाई जब तक बच्चों को ना आए, तिवाड़ी जी ये बताओ, मोहल्ले में चरस कौन बेचता है? हमारे समाज का आदमी। हमारे तो हम क्यों नहीं उसको बंद कराते हैं? उसके घर क्यों नहीं जाते? आप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। इसमें कौन बेच रहा है? हमारे मोहल्ले का आदमी, नहीं तो कैसे बिक जाएगी? जबकि पहाड़ में था ही नहीं है, ये शब्द तो सुना ही नहीं जाता भाई था। साहब, हमारे मोहल्ले का ही आदमी बेच रहा है। अगर हम जाके उसका बाइकआउट करें, उसका तिरस्कार करें समाज से, तो कैसे बेच सकता है वो? कोई बाहर के आने नहीं, कोई ठेली में फेरी कर रहा है क्या इसमें ले लो करके? हमारे मोहल्ले का ही आदमी बेच रहा है। तो जब तक हम ये नहीं देख रहे ना, हमारे घर में जब पैसा आ रहा है, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा भाई, जो भी कोई है, वो स्मैक बेच रहा है, वो पैसे ला रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ ना। मैंने कभी देखा है क्यों ला रहा है, कैसे है, इसकी क्या रोजगार है? तो जब तक हम ईमानदारी का पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। कानून है, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे तो पुलिस नहीं लग सकती। ये क्या कर रहा है? पुलिस अपना काम कर ही रही जहाँ तक हो सकता है। लेकिन जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हमारे घर वाले ये नहीं समझेंगे कि ये पैसा कहाँ से ला रहा है, ये बेईमानी का है, ईमानदारी का है, तब तक कैसे होगा? इसमें पेज के हमारे ये बात बहुत सत्य कही, बहुत सत्य कही, क्योंकि उसकी आमदनी स्रोत कहाँ से है? बिल्कुल भाई साहब, भाई हमारे ये आखिर में मोहल्ले का पेट्रोल, ही आदमी शराब मोटरसाइकिल चला रहा है, तेल फूक रहा है, दिन के 4 चक्कर लगा रहा है, तो आखिर में आ कहाँ से रहा है? मैं अपने बच्चे से पूछता हूँ कि वो कर रहा है। कोई है, ये भी अहम मुद्दा है। मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं चुप हूँ, आज मेरे को दिक्कत नहीं ना। तो ये हमारे समाज का मेन प्रॉब्लम है। मतलब वो ये है कि जागृत है ही नहीं, वो कहीं सुषुप्त हो चुका है। जब तक वो जागृत नहीं होगा, तो किसकी हिम्मत है हमारे मोहल्ले में इसमें भेज? मेरा पूरा मोहल्ला की अगर जागरूकता है, जब मेरा बच्चा नहीं बिगड़ा है, तो मेरे लिए सब ठीक है। तो ये एकता की कमी है, ये सामाजिक, ये संस्कारों की कमी है कि मैंने अपने बेटे को बेटा माना, दूसरे बेटे को बिगड़ने में मैंने कुछ नहीं माना। लेकिन कभी समाज में ऐसा नहीं था। हमारे पहाड़ में एक बाकली होती थी ना, उस बाकली में कोई सब्जी बनी होती, उसको वहाँ पे यहाँ दिया जाता था। तो वो एक चीजें थी कि हम एक थे। आज हम अपने पड़ोसी को नहीं जानते, पूरा शहरीकरण है। देखिए, हमारे गाँव की बात बताता हूँ, अभी भी ये है। जैसे मैं अपनी बात कहता हूँ, अब मैं वाली बात आ जाती है। जिस सड़क से मैं जाता हूँ, जहाँ मुझे लोग जानते हैं, वो कहते हैं वो आ रहा है, ये शराब, मतलब जो भी मदिरा या शराब या चरस या जो भी पीने वाले होते हैं, वो परहेज कर लेते हैं। उनका वो आ रहा है, ये शिकायत कर देगा, फोन कर देगा, ये वो कर देगा। और कई गाड़ियों में मैं चलता हूँ, वो चुपके से चरस ले लेंगे, लेकिन वो गाड़ी रोक के दूर के करेंगे। उनका वो बैठा है गाड़ी में, मैंने आंखों देखा। अब वहाँ अनदेखी करनी पड़ती है। कई बार देखा मैं, वो ड्राइवर पीते हैं, वो गाड़ी में तो वो बैठा है। क्योंकि अब मेरे को लोग जब बुरी नज़र से भी देखते हैं, क्योंकि मैं तत्काल जरा सा प्रतिबाद कर देता हूँ, उनसे नहीं करूँगा, मैं प्रशासन से कह देता हूँ, कि साहब ये व्यवस्था हो रही है। तो अब इस वजह से लोग मुझको जानने लगेंगे कि भाई ये इसका विरोध करता है, तो वो पियेंगे जरूर। अब उसको तो पीना रोक नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन वो इतना भय जरूर रहता है उनका कि वो गाड़ी को 100 मीटर 50 मीटर आगे पीछे करके उस दुकान से लाएंगे, ताकि वो मेरी नज़र में ना आए करके। मैं एहसास तो कर ही लेता हूँ कि यार ये ले रहा है, ये दे रहा है वाली बात। ये बहुत ज़्यादा है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, मतलब अपने बाकली, परिवार, गांव, हाँ, फिर कौन बेच सकता है? अगर हम अपने घर में आ रहे पैसों को देखने कैसे आ रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं है। बेचने वाला भी तो हमारे मोहल्ले का है भाई ब्रदर। देखो, ये नशा एक अभी मैंने सरकार का नहीं है, हमारे समाज का। दूसरा, कई लोग नाराज होंगे, मेरे को खैर इससे कोई परवाह नहीं है। कहीं मैंने कई कैंटीनों में देखा, बुढ़े सयाने इतनी बड़ी दौड़ लगाते हैं, वो रम लाएंगे 300 200 जो भी मिलती होगी, वो गांव में 700 से नीचे बोतल नहीं है वो। तो और कहेंगे हम देश सेवा करके आए हैं, ये करके। अरे तुम सेवा कहाँ करके आए? तुम तो ये बिगाड़ने जा रहे हो। 700 150 की बोतल 700 में दे रहे हो भाई। अपना उपयोग करो, ठीक है, तुम्हें अगर मिल रही है, दे रही है, तो ठीक हो गया। अरे मेरे इलाके में कितने हैं कह रहा हूँ।
ये चीजें 700 रुपए एक जिम्मेदार हो जाने तक किसी को ऐसे श्राप देना, जिम्मेदारी का निर्वहन करना बड़ी मुश्किल होगा। तो दोस्तों तमाम बहुत सारे मुद्दों को हमने समेटते हुए और रिजल्ट ये निकला हाँ कि समाज को ही जागरूक होना है। जब हम फिर से जैसे हमने उत्तराखंड बनाया, इच्छा शक्ति थी, बना दिया। आज हम चाहें थे कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो, हमारा उत्तराखंड हो, तो हमें पहले अपनी सरकार चुननी है, न कि दिल्ली की। मैं तो दोस्तों सुना आपने, शुरुआत अपने से करनी होगी, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन भी जन जागृति, सामाजिक जागृति वहीं से शुरू हुआ, समाज से ही शुरू हुआ था। आज फिर वही करना है। और कहते हैं कि अगर समाज ही जागरूक ना हो तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थितियां आ जाती हैं। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, दुश्वारियां हैं। अब मैंने कहा भी था कि मुद्दों से ही बात होगी, मुद्दों पर ही बात होगी और मुद्दों से ही शुरुआत होगी। और सवाल ये भी है, हाँ जी, तुम अपनी भाषा में एक दो शब्द कहावत जो होती है ना, तो अब ये स्थितियां हैं। और गढ़वाल में कहावतें भी बहुत सारी हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ की होके भी पहाड़ की नहीं होती हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पहले गूंजती थी तो लोग सजग भी हो जाते थे, तमाम मुहावरे थे, किस्से कहानियां थी। लेकिन आज स्थितियां ये हो चुकी हैं कि जो हम अति भौतिकवादिता, अति उपभोक्तावादिता, अति स्वार्थवादिता की जिस कभी खत्म न होने वाली अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, उसकी मंजिल हमें कहाँ ले जाएगी ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और राज्य के सवाल ये भी है, राज्य के जल जंगल जमीन का भी है, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का भी है, उत्तराखंड में तीर्थाटन पर्यटन का भी सवाल है, रोजगार व्यवसाय का भी है, युवाओं के भविष्य का भी सवाल है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जनता चिल्लाती थी, सवाल उठाती थी और जनप्रतिनिधियों को आना पड़ता था जनता के बीच में। लेकिन आज सवाल ये है कि जनता खामोश रह जाती है, नेता बोलते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जनता उनसे सवाल करती ही नहीं है। तो जब सवाल पूछे नहीं जाएंगे तो सवाल के जवाब देगा तो देगा कौन? कौन जवाबदेही लेगा और कौन जिम्मेदारी तय करेगा? तो बहरहाल अब चूंकि हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र है, ये सच्चा लोकतंत्र है या थोपा गया लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बयार है, लोकतंत्र की बहार है, या लोकतंत्र ही लोकतंत्र की दहलीज से बाहर है, ये आपको तय करना है। ये लोकतंत्र का तमाशा है, लोकतंत्र का जनाजा है, ये लोकतंत्र पर तमाचा है। ये लोकतंत्र सज रहा है, संवर रहा है, उठ रहा है, या लोकतंत्र बिखर रहा है, सिकुड़ रहा है? ये सवाल हम जनता जनार्दन के ही पल्ले डालते हैं, उनके गेंद में ही, पाले में ही गेंद डालते हैं। और जनता जनार्दन को ही अब तय करना पड़ेगा, नीति और नियति भी, भविष्य भी और दशा और दिशा भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक नए वीडियो एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे पर, एक इनसाइडर और एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ नए शख्स और शख्सियत होंगे और नया मोड़ होंगे, नए नए मुद्दे होंगे। और ये जो विचार मंथन है राज्य के हितों पे भी, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम मुद्दों पे लगातार हमारा जो ग्राउंड जीरो से है पोस्टमार्टम तमाम मुद्दों पे जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।